मुझे थोड़ा बताएं कि इंडस्ट्री 4.0 की दिशा में हम और हमारी इंडियन आईटी इंडस्ट्री कैसे जा रही है। कि हमने ज़ीरो इन्वेंट किया, आर्यभट्ट ने ज़ीरो इन्वेंट किया, ज़ीरो ने हमें बाइनरी दिया और बाइनरी से कंप्यूटर का ओएस बना। तो अगर आप सच पूछेंगे तो जो कंप्यूटर का दिमाग है उसका इन्वेंशन हमने किया। ऑटोमेशन चल रहा है, लेकिन लोगों को डर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोग रिप्लेस हो जाएंगे या उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे चल के। मैं उसको पॉजिटिव वे में देखता हूँ। उनकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी, बढ़ जाए। बढ़ जाएगी। जो हमारा अनटैप्ड फील्ड है हम उसकी ओर भी काम करेंगे। अभी आज के डेट में सिर्फ कंप्यूटर रिलेटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही काम होता है और बाकी जगहों पे भी काम होना शुरू हो जाए। ये हमारे लिए एक बहुत बेनिफिट होगा। वी सर पॉडकास्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस शख्सियत के साथ आपके साथ मुलाकात कराने जा रहे हैं वो न केवल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस रखते हैं, साथ साथ एकेडमिया का भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं और एक बिज़नेस स्कूल चलाते हैं। तो वो जानते हैं कि इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे बच्चों को तैयार किया जाए। थोड़ा परिचय मैं दे दूं और उससे पहले आप लोगों को एक याद दिला दूं कि वी सर्व का फाउंडेशन डे 14 सितंबर को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में होगा और आप सब लोग इसमें सादर आमंत्रित हैं। बहुत ही एक यूनिक प्रोग्राम होगा। वी सर्व का 8th फाउंडेशन डे है और आप उसमें पार्टिसिपेट करें। आज के हमारे जो देखने वाले हैं उनके लिए मैं परिचय दे रहा हूँ। प्रोफेसर राजेश सहाय चेयरमैन हैं हायर रैंक बिजनेस स्कूल के। यदि मैं उनके फॉर्मर्स पढ़ूं कार्ड में से तो बहुत लंबा है, लेकिन शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि उन्होंने अपना करियर शुरू किया HCL HP के साथ एज ए सीनियर मैनेजर। मैनेजमेंट ट्रेनी से शुरू करके सीनियर मैनेजर तक पहुंचे। कोऑर्डिनेटर रहे सिस्को रीजनल एकेडमी में। ओरेकल SSI लिमिटेड में कंट्री मैनेजर थे। उसके बाद ग्लोब साइन टेक्नोलॉजीज़ में जनरल मैनेजर थे और MET जिसको आप आज बहुत बड़ा नाम समझते हैं वो AIIT और ARICT के नाम से जाना जाता था, उसके डायरेक्टर रहे हैं। अभी करंट में उनके पास जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में निभाते हैं। सेक्रेटरी जनरल हैं नोफा के, पूछेंगे उसके बारे में भी आज पॉडकास्ट के दौरान। MD एंड CEO हैं CAT7 बिजनेस सॉल्यूशन की एक कंपनी है और हायर रैंक बिजनेस स्कूल के चेयरमैन हैं। तो राजेश सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सर। आपने बहुत सहज स्वीकार किया इसमें आना और बहुत ही टाइमली हम लोग मिल रहे हैं। जी जी और आज की चर्चा मुझे उम्मीद है कि जो भी IT मैनेजर, CIO, CTO या किसी भी पद पे काम कर रहे हो या किसी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर्स और HODs होंगे उनके लिए भी बहुत प्रेरणादायक रहेगी। नहीं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा बिकॉज़ आपने 2-3 बार मुझे फ़ोन किया, आप आए हमको आमंत्रित करने के लिए कि सर आपने अपने नॉलेज से लोगों को रूबरू कराइए और आप हमारे स्टूडियो में आइए। मैं एक रिकॉर्डिंग करके पॉडकास्ट करना चाहता हूँ। मुझे अच्छा लगा और आपके प्रेशर को मैं ठुकरा नहीं सका और मैं आ गया। बहुत अच्छे सर, थैंक यू सर। तो सर का अनुभव दोस्तों हम 2-3 एरिया में यूज़ करेंगे आज। पहले मैं शुरू करता हूँ इंडस्ट्री 4.0 जिससे ये हमारी पॉडकास्ट सीरीज़ की शुरुआत हुई थी कि सर मुझे थोड़ा बताएं कि इंडस्ट्री 4.0 की दिशा में हम और हमारी इंडियन IT इंडस्ट्री कैसे जा रही है। सर अगर मैं इंडियन IT इंडस्ट्री की बात करूं तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि IT स्टैंड्स फॉर इंडिया टुडे, इंडिया टुमारो, इंडियन टैलेंट, इंडियन टेक्नोलॉजी एंड इंडियन ट्रेडिशन। इंडियन ट्रेडिशन का मतलब होता है कि हमने ज़ीरो इन्वेंट किया, आर्यभट्ट ने ज़ीरो इन्वेंट किया, ज़ीरो ने हमें बाइनरी दिया और बाइनरी से कंप्यूटर का OS बना। तो अगर आप सच पूछेंगे तो जो कंप्यूटर का दिमाग है उसका इन्वेंशन हमने किया, क्योंकि बाइनरी से OS बना, ऑपरेटिंग सिस्टम बना। तो हमने एक्चुअली कंप्यूटर का आविष्कार किया। ये अगर आप ये कहेंगे कंप्यूटर के दिलो दिमाग को हमने इस्टेब्लिश किया। तो धीरे धीरे IT इंडस्ट्री की ये हालत हुई कि आज के डेट में अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो बैक ऑफ द माइंड जापान, कोरिया, चाइना ये अपने आप खुद चले आते हैं। ठीक उसी तरह से वर्ल्ड में कहीं भी आप अगर IT इंडस्ट्री की बात करते हैं तो आपके बैक ऑफ द माइंड में इंडिया आएगा।
because we are a very major strong power in IT इंडस्ट्री। और आज के डेट में हमारा IT इंडस्ट्री का जो कारोबार है वो $250 बिलियन का है। 250 बिलियन बिलियन डॉलर्स। और हमने इस साल मतलब 23 फाइनेंशियल ईयर्स में हमने $150 बिलियन का तो एक्सपोर्ट किया है, और $100 बिलियन का हमारे यहाँ इंटरनल जो हमने बिजनेस किया है वो इंटरनली बिजनेस किया है। दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो 60 लाख लोग डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं IT इंडस्ट्री के साथ, आइदर सॉफ्टवेयर में या हार्डवेयर में। उसके अलावा मोर देन 1 करोड़ लोग इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं, जैसे पेरिफेरियल्स हो गया, एक्सेसरीज हो गया, IT इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो गया। एक टाइम था कोरोना के पहले जब ऑलमोस्ट मोर देन 50 to 1 लाख ड्राइवर्स एम्प्लॉयड थे सिर्फ दिल्ली के अंदर, क्योंकि कॉल सेंटर की गाड़ियाँ चलती थी और वो उनको पहुंचाती थी, और शिफ्ट में ड्यूटी थी, 12 घंटा एक ड्राइवर काम करता था। तो एक दिन में, एक महीने, एक कार के लिए, एक व्हीकल के लिए 2 ड्राइवर एम्प्लॉयड थे, और एक कॉल सेंटर में 200-300 गाड़ियाँ चलती थी। तो एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का सोर्स बन गया IT हमारे लिए, जो 2000 पे इसका एडवेंट हुआ, और आज 2000 से लेकर 2025 तक हम इतने आगे चले गए। तो सर आप तो बहुत शुरुआती दिनों में जैसे अपना करियर HCL HP से शुरू किए हैं। जी। तो उस समय में और आज में आप कितना परिवर्तन देखते हैं? देखिए, उस समय हमने जब करियर स्टार्ट किया तो 286 से 386 हार्डवेयर पे हम शिफ्ट किए, फिर हमने 486 देखा, फिर हमने सेलेरॉन देखा, फिर हमने पेंटियम 1, 2, 3, 4, 5 देखा, फिर मैंने आई जनरेशन देखा। ऐसे करके हम देखते आ रहे हैं, अभी 11 चल रहा है, 11i 12i के करीब चल रहा है। तो इस तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और अब तो खैर टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन की ओर बढ़ रहे हैं हम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, IoT आ गया, चैट GPT आ गया, जेमिनी आ गया। तो ये सब सारी चीज़ें धीरे धीरे हार्डवेयर में भी इवोल्यूशन हो रहा है, सॉफ्टवेयर में भी इवोल्यूशन हो रहा है, और टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन में हमें टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस को फेस करने पड़ते हैं, बिकॉज हमारे पास उतनी जल्दी आप कहें कि उतनी जल्दी हम ट्रेन मैन पावर्स नहीं दे सकते। अब आज के डेट में जो हम फेस कर रहे हैं, हमारे जैसे मैं एकेडमिया में हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अपने बच्चे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाऊँ और वो तैयार हो जाएं समय से पहले, और मैं लोगों को दे दूँ। लेकिन हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं जो अच्छी तरह पढ़ाएं और हमारे बच्चों को समझाएं। तो ये एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। IT ट्रेनिंग में अभी बहुत ही हमें काम करना पड़ेगा, और IT ट्रेनिंग में भी बहुत सारे मैन पावर इन्वॉल्व हैं। तो इस तरह से हम IT इंडस्ट्री को लेके चल रहे हैं। इंडस्ट्री 4.0 जो बज़वर्ड है आज का, वो IT इंडस्ट्री को कितना ऑटोमेट करने में मदद कर पा रहा है, या कंपनियां उसको अडॉप्ट कर रही हैं, या अभी भी रेजिस्टेंस है लोगों में? देखिए, जब भी कोई भी टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन होता है, ये 4.0 की बात आप कर रहे हैं, तो यानी टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन की आप बात कर रहे हैं। अभी जो है फास्ट ऑटोमेशन की बात हो रही है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद, पूरी तरह से आने के बाद, बहुत सारे चेंजेस हमारे पूरे टेक्नोलॉजिकल एटमॉस्फेयर में होंगे। और बहुत सारे शुरू में इनिशियली हम कुछ लोग जॉब लूज़ करेंगे, लेकिन जब वो इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा तो लॉट ऑफ मैन पावर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तब तक हम उसको ट्रेनिंग में यूज़ करेंगे, और मेडिकल साइंस, एजुकेशन इंडस्ट्री, सब जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चेंजेज लेके आएगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी चेंजेज लेके आएगा। ड्राइवरलेस कार जो हैं और अच्छी तरह इस्टेब्लिश्ड हो जाएंगे। हमारे जो CT स्कैन, कैट स्कैन जो मेडिकल में यूज़ होते हैं, रोबोटिक सर्जरी बढ़ जाएगी। CT स्कैन, कैट स्कैन इटसेल्फ विल बी अ फिजिशियन, एक मशीन फिजिशियन बन जाएगा। वो सारी चीज़ें आपको बता देगा कि क्या कौन सा। तो जैसे हम लाइफ ईज की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑटोमेशन चल रहा है, लेकिन लोगों को डर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोग रिप्लेस हो जाएंगे, या उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे चल के। मैं उसको पॉजिटिव वे में देखता हूँ। उनकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी एक्चुअली। जो हमारा अनटैप्ड फील्ड है, हम उसकी ओर भी काम करेंगे। अभी आज के डेट में सिर्फ कंप्यूटर रिलेटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही काम होता है, और बाकी जगहों पे भी काम होना शुरू हो जाएगा। ये हमारे लिए एक बहुत बेनिफिट होगा। तो सर, जैसे आपने एक इंडस्ट्री का भी अनुभव लिया और आज एकेडमिया में हैं, एक बिजनेस स्कूल चला रहे हैं,
क्या आपको लगता है कि इंडस्ट्री और एकेडमिया में एक गैप की स्थिति जो पहले हुआ करती थी कुछ पूरी हो रही है या अभी भी वैसा ही है? सर, जब मैं इंडस्ट्री से एकेडमिया में आया तो मुझे बहुत ज़्यादा गैप महसूस हुआ, और मैंने ये देखा कि हमारे यहाँ ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं, जिसमें पास और फेल को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, Right. उसमें लर्निंग को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। बच्चा 45% लाने के बाद भी पास होके प्रमोट हो जा रहा है, 55% लाने के बाद भी पास होके प्रमोट हो जा रहा है। अब 100 में कोई भी 55% ला रहा है या 60% ला रहा है, यानी 40% का लर्निंग गैप है, फिर भी हम उसको प्रमोट कर देते हैं और वो प्रमोट होता चला जा रहा है। अल्टीमेटली ये हुआ कि बच्चे की पूरी तरह से लर्निंग हुई नहीं और वो एम्प्लॉयमेंट के कतार में खड़ा हो गया, और हम उसको एम्प्लॉयबल नहीं बना सकते। उस तरह के पास फेल के बच्चे को हम एम्प्लॉयबल नहीं बना सकते। और ये भी हुआ कि बहुत लोग अनफेयर मीन्स से पास हो गए, बहुत लोग वो भी अनएम्प्लॉयमेंट के कतार में खड़े हो गए। और आज हमारे पास इस तरह के 2 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ लोग खड़े हैं और वो कहते हैं कि हमें नौकरी दो और हमें सरकारी नौकरी ही चाहिए। इसका कारण ये है कि हमने जॉब सीकर्स प्रोड्यूस किए, हमने जॉब क्रिएटर्स नहीं प्रोड्यूस किए, Right. हमने स्किल लर्निंग पे फोकस नहीं की, जो हमें 6 क्लास में स्कूल एजुकेशन से फोकस करना था। लेकिन मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ, हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छा आया है। मैंने IIM के BBA का सिलेबस अभी देखा, मुझे बहुत खुशी हुई। एक हॉलिस्टिक सिलेबस है वो, अच्छा। और उसको पढ़ने के बाद बच्चे हर तरह का कर सकते हैं। अगर वही सिलेबस पूरे इंडिया में सारे इंडस्ट्री, सारे एकेडमिया में इंट्रोड्यूस कर दी जाए तो एक कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। तो मैंने अभी एक पिछले दिनों पढ़ा था इंडिया टुडे, बिजनेस टुडे में आपका एक, हाँ, इंडिया टुडे में मेरा इंडिया टुडे में एक फुल पेज, इसी पे इंटरव्यू आया था, ब्रिटिश जी। एजुकेशन सिस्टम को। तो उसमें क्या आपने सजेशन दिए हैं कुछ गवर्नमेंट को कि ये नई मैंने- एजुकेशन पॉलिसी, मैंने अभी बहुत रेजिस्टेंस है, मैं देख रहा हूँ लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो जाएगा, 11th के बाद कैसे होगा और कॉलेज में 5-4 साल हो जाएंगे, हम तो डिले हो जाएगा, और काफ़ी उसके पीछे चिल्लम चिल्ली है। सर, कोई भी चीज़ जब नई आती है तो रेसिस्टेंस होता है। कंप्यूटर जब नया आया था तो बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस हुआ था, लेकिन आज सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब ये टेक सैवी जनरेशन है, ये बिल्कुल मोबाइल पे टेक सैवी है, ये पूरा डिजिटल जनरेशन हो गया है, डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रही है। 70 to 80% पॉपुलेशन डेली डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है और वो डिजिटली लिटरेट हो गया है। अब हमें इनके बच्चों को थोड़ा और लिटरेट बनाना पड़ेगा। स्कूल एजुकेशन को 6 क्लास से, चूँकि 12th आते आते माइंडसेट बन जाता है कि मुझे IAS बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। पेरेंट्स का भी वही माइंडसेट रहता है। तो हम एक अल्टरनेटिव एजुकेशन की ओर बढ़े, उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दें, उन्हें 3-4 तरह की वोकेशनल ट्रेनिंग दें। जिस फील्ड में वो अच्छा करेंगे, कल होके वो एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट कर देंगे। उसी फील्ड में मान लीजिए वो IAS नहीं बनते हैं, अब क्या होता है, हम स्पेशलिस्ट प्रोड्यूस करते हैं, और हमने क्या कि फिजिक्स ऑनर्स पढ़ा दी बच्चे को। अगर वो फिजिक्स में कुछ नहीं कर सका तो उसके पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस नहीं है, उसके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड बैठा हुआ है। तो अभी हम अगर 6 क्लास से म्यूज़िक भी पढ़ा रहे हैं, डांस भी पढ़ा रहे हैं, हम चिप मैन्युफैक्चरिंग का भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम उनको SME कंडक्टर की भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम उनको ब्यूटिशियन का कोर्स भी करवा रहे हैं। पैरेलली हम स्कूल एजुकेशन को भी लेके चल रहे हैं। करिकुलम डिज़ाइन को इस तरह से करें कि जो वोकेशनल स्टडी हो उसमें भी हम क्रेडिट पॉइंट दें, उसमें भी हम एग्ज़ाम लें, उसमें हम प्रैक्टिकल करवाएं, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग की ओर बच्चों को मोटिवेट करें, ताकि वो आगे जाके एम्प्लॉयमेंट में कल्मिनेट हो। आज इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, एम्प्लॉयबिलिटी की प्रॉब्लम है। दिस इज़, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। आज के डेट में हमारे पास एम्प्लॉयर्स की बहुत कमी है और एम्प्लॉयबिलिटी की भी कमी है, क्योंकि हमने एम्प्लॉयर्स बनाए नहीं, एम्प्लॉयबिलिटी टीच नहीं की। ये दोनों चीज़ें, दोनों गैप हुआ हमारे साथ, और वो ये फ्लॉज है ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम का। तो ये 2 करोड़ 3 करोड़ पॉपुलेशन जहाँ का है वहाँ तो ये ठीक है, लेकिन 140 करोड़ पॉपुलेशन में एक बहुत बड़ा अपने आप में चैलेंज है सर, और ये गवर्नमेंट के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आप जब इंडस्ट्री में जाते हैं सर आजकल, और आपके पास एकेडमिया का बैकग्राउंड है,
तो लोग कैसे लेते हैं आपको, मतलब आपकी बातों को किस तरह से लिया जाता है? मैं अभी 3 दिन पहले की बात बता दूं, अमर उजाला का एक डायरेक्ट टॉक था नैक और यूजीसी चेयरमैन के साथ। उसमें हमने कहा कि सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी है, हम इसको कब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हाउ फास्ट वी कैन इम्प्लीमेंट इट, और हम लोग इसको स्कूल से ही इम्प्लीमेंट करें। उन्होंने कहा कि यस वी आर प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस दिस विद स्कूल्स बट इट विल टेक सम टाइम। उन्होंने कहा कि ये टाइम लेगा बिकॉज ट्रांजिशन का फेज है एजुकेशन फील्ड में भी, और ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम ने हमें दिया, बहुत कुछ दिया, लेकिन उसमें एम्प्लॉयबिलिटी की स्कोप कम रही, एम्प्लॉयज़ की ज़्यादा स्कोप रही, और सभी लोगों को नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। जॉब सीकर्स ज़्यादा हुए, जॉब क्रिएटर्स बिल्कुल नहीं हुए। आज के लेकिन डेट गवर्नमेंट का जो मेक इन इंडिया जो अभियान है, स्मार्ट इंडिया और ये जितने भी हैं, जिसमें स्टार्टअप को बहुत आजकल तरजीह दी जा रही है, तो क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको लगता है कि स्टार्टअप इंडिया और ज़्यादा उभर के आएगा? उभर के आएगा? देखिए अभी जैसे कि अब एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी हम चिप मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं इंडिया में, चूँकि हम 76,000 करोड़ का चिप इंपोर्ट करते हैं, 76,000 करोड़ का एवरी ईयर, क्योंकि हर चीज़ में चिप लगा हुआ है। आप कोई भी गैजेट ले लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स, आपकी मिक्सी हो, आपका ओवन हो, आपका मोबाइल फ़ोन हो, कार हो, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक्स चिप चाहिए आपको। तो हम अब उसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं। तो चिप डिज़ाइनिंग के लिए तो हमारे पास लोग हैं, आईआईटी वाले हैं, ए ग्रेड इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे हैं, लेकिन बेसिक डिज़ाइंस के लिए हमारे पास बच्चे नहीं। तो ये बेसिक डिज़ाइन की ट्रेनिंग हम स्कूल लेवल पे दे सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होगी जो आज के डेट में हमारे पास है नहीं। प्रोफेसर साहब, मुझे लगता है इसका मतलब आईटी फील्ड, तो जैसे आपने इंडियाज़ टुमारो और इंडियाज़ टैलेंट बता दिया, तो इसका मतलब इसमें बहुत स्कोप है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जाना चाहिए। जाना चाहिए सर, बहुत ज़्यादा स्कोप है, और इससे इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड भी आ रहा है। अच्छा, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब मैं सिर्फ आईटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये भी कह रहा हूँ कि जैसे अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ऑटो हॉर्न ने एटम बॉम्ब बनाए। ऑटो हॉर्न एक फिजिसिस्ट था, ठीक है, वो फिजिसिस्ट था, उसको फिजिक्स पढ़ाई गई और उसने एटम बॉम्ब बना दिया। एटम बॉम्ब के बाद क्या होगा, उसको एक्सप्लोड करने के बाद क्या होगा, चूंकि उसको साइकोलॉजी नहीं पढ़ाई गई, सोशोलॉजी नहीं पढ़ाई गई, उसको आफ्टर इफेक्ट के बारे में पता ही नहीं चला। अब जब एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन हुआ, यूनिडायरेक्शनल वो चलता अब रहा। जब उसको एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन हुआ हिरोशिमा और नागासाकी पे, जब उसको इफेक्ट बताया गया, 5 मिनट के अंदर उसने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसको बताया गया कि भाई टेम्परेचर हैज इंक्रीज टू 200 डिग्रीज, 300 डिग्री, 500 डिग्री एंड पीपल आर मेल्टिंग देयर। और उसको ये पता ही नहीं था कि पूरा जापान 10 साल तक डिप्रेशन में चला जाएगा। 10 साल तक जो जापान है वो बिल्कुल साइकोलॉजिकल प्रेशर में चला जाएगा, उसको ये पता नहीं था। तो आज अगर आप हॉलिस्टिक एजुकेशन देते हैं तो आप स्पेशलिस्ट नहीं बनते हैं, आप में एक जनरल फीलिंग भी होती है। बच्चे को हिस्ट्री पढ़ना भी ज़रूरी है, बच्चे को ज्योग्राफी पढ़ना भी ज़रूरी है, बच्चे को डांस भी आना चाहिए, बच्चे को म्यूज़िक भी आनी चाहिए। म्यूज़िक और डांस से एक फ़ायदा होगा कि वो फिज़िकली फिट होगा, तब वो मेंटल फिजिकल कोऑर्डिनेशन में रहेगा। आज हमारे देश के 40% बच्चे युवा बीमार हैं, वो बिल्कुल आप देखिए। और जबकि कहा जाता है कि हमारा यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा है और यूथ नेशन है। 65% हमारे बिलो 18 जो पॉपुलेशन है, बिलो 25 पॉपुलेशन है, ये बिल्कुल आप देखेंगे इसमें से आधे लोग बीमार हैं। वो ठीक से, चूँकि उनको फिजिकल कोऑर्डिनेशन, उनका फिजिकल वर्क नहीं करते। जैसे आप एक चीज़ देखेंगे, मेरा एक स्लोगन है, मोर प्ले, मोर ईटिंग, मोर हंगर, मोर ग्रोथ, मोर इंटेलिजेंस। मेरा ये अपना स्लोगन है, ये मैंने डिवाइस किया है, मोर प्ले, मोर हंगर, मोर ईटिंग, मोर ग्रोथ, मोर इंटेलिजेंस। लड़का अगर 1 घंटा डेली खेलता है, 2 घंटा डेली खेलता है, और ये कंपल्सरी होना चाहिए कि एवरी स्टूडेंट हैज़ टू प्ले, देयर शुड बी। मैंने अपने कॉलेज में सारी फैसिलिटीज़ दी हुई है बच्चों को, मैं खेलने के लिए उनको बहुत उत्साहित करता हूँ। और 2 साल पहले मैं 2020 का यहाँ का दिल्ली एनसीआर का चैंपियन रहा मेरा कॉलेज। मैंने आईआईटी दिल्ली को सेमीफाइनल में हराया और एमडीआई गुड़गांव को फाइनल में हमारे बच्चों ने हराया। तो मैं उनको प्रोत्साहित करूँ। बैडमिंटन की टीम है, बैडमिंटन में हम अभी रनर अप थे दिल्ली एनसीआर में, हमने यूनिवर्सिटी में रनर अप थे बास्केटबॉल में। तो उससे क्या होता है कि बच्चों का फिजिकल ग्रोथ भी होता है और मेंटल कोऑर्डिनेशन होता है। तो सर, हमारी बात शुरू हुई इंडस्ट्री, इसके बाद आईटी पे हमने ध्यान दिया,
एकेडमी और इंडस्ट्री का गैप पूछा, आपसे सजेशन लिया कि कैसे इसको गैप को ब्रिज किया जाए। लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आपका पर्सनल अपना क्या एक्सपीरियंस बोलता है इंडस्ट्री और एकेडमिया दोनों में काम करने के बाद? हमें एकेडमिया की सिलेबस को बदलनी होगी, जो बदला जा रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू, और हमें बच्चों का 6 क्लास के लेवल पे एक साइकोमेट्रिक टेस्ट करके उनके इंटेलिजेंस को चेक करते हुए, उनके फील्ड को डिसाइड करते हुए उनको स्पेशलाइजेशन देना होगा कि ये बच्चा इस फील्ड में जाएगा तो अच्छा करेगा, और उसको साथ साथ उसका वोकेशनल स्टडी भी उसको देनी पड़ेगी। अब देखिए, फर्नीचर में इकिया आ गया स्वीडन से और बिजनेस कर रहा है, वो 200-300 करोड़ का बिजनेस आज इंडिया के अंदर कर रहा है। और हमारा अपना फर्नीचर, अगर आप सहारनपुरी फर्नीचर को देख लें, पूरा वर्ल्ड उसको लाइक करेगा। हम कहीं नहीं जाते, और हमारा कारपेंटर का लड़का कारपेंटर बनना नहीं चाहता, हमारा फार्मर का लड़का फार्मर नहीं बनना चाहता। आज फार्मिंग में कितना ग्रोथ है, ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हम स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनिक में एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ है। आप ऑर्गेनिक मटन, ऑर्गेनिक चिकन, ऑर्गेनिक फिश, ऑर्गेनिक पल्स, ऑर्गेनिक राइस। लेकिन मुझे एक चीज़ कहते हुए बहुत अफसोस होता है कि आज का बच्चा, अगर आप उसको बोले कि ज्वार और बाजरा क्या होता है, मेट्रो के बच्चे ज्वार बाजरा पहचान नहीं पाते। ये कितना बड़ा गैप है कि वो पहचान नहीं पाते। तो हमें प्रैक्टिकल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, क्रिटिकल लर्निंग, क्रिएटिव माइंडसेट। तो मुझे तो लगता है प्रोफेसर साहब, आपके पुराने आईटी के जो दोस्त आपको मिलते होंगे शायद क्रिटिक समझते होंगे। हाँ, मैं उनको जब बोलता हूँ कि आईआईटी में जो बच्चे जाते हैं वो 99% वाले होते हैं, उनकी आईक्यू लेवल बहुत हाई होती है। वो बच्चे को हम किसी भी फील्ड में लगा देते तो वो आईआईटी के एट पार एक्सीलेंस होते, कहीं किसी भी फील्ड में लगा देते। क्रेडिट उन बच्चों की है जो 60% से आके अचीव किए। और आज के डेट में मैं अपने बच्चों को एक बहुत बड़ा, आप देखेंगे कि एकेडमिक्स में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो आता है वो माइंडसेट का आता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का। हमारे जो बच्चे हैं वो, उसमें मैं देखता हूँ कि 70% से ज़्यादा बच्चे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से सफ़र कर रहे हैं कि मेरे पापा के पास बहुत बड़ी गाड़ी नहीं है, मेरे पापा के पास बहुत बड़ा बंगलो नहीं है, मैं पॉस कॉलोनी में नहीं रहता, मेरे पास बहुत कॉस्टली शूज़ नहीं है, मेरे पास गुची का ड्रेस नहीं है, अरमानी का टी शर्ट नहीं है। मैं उनको ये बताता हूँ कि मैं तुमको 40 बिलियनियर ट्रिलियनियर का नाम बताता हूँ जिसके तुम भक्त हो और तुम जानते हो, और पूरा वर्ल्ड उनका नाम लेती है। उनके पास कुछ नहीं था और वो आज बिलियनियर ट्रिलियनियर है। बिल गेट्स है, बेजोस है अमेजॉन का फाउंडर, HCL सियोनाडर हैं, ये नारायण मूर्ति हैं, जैकमा है। आप ले लो, इनके पास कुछ नहीं था। ये रैग्स टू रिचेज की स्टोरी है। तो आपको अचीव करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। और मेरा एक स्लोगन है जो मैं बच्चों को बोलता हूँ, ट्राई 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 बट डू नॉट क्राई। हार्ड वर्क एंड सिंसियर एफर्ट कैन अचीव सक्सेस इन एनी इन्वायरमेंट। आप अगर हार्ड वर्क और सिंसियर एफर्ट डालते हो, आप किसी भी इन्वायरमेंट में सक्सेस अचीव कर सकते हो, किसी भी फील्ड में आप एक्सेल कर सकते हो। तो आज हमारे व्यूअर्स को 2 फायदे हुए होंगे। सभी जितने भी व्यूअर्स हैं, ज़्यादातर हमारे फॉलोअर्स जो हैं वो आईटी इंडस्ट्री में कोई CTO है, कोई CIO है, कोई IT हेड है, कोई IT मैनेजर है। एक सलाह उनके लिए कुछ मैं जानना चाहता हूं सर आपसे कि साइबर सिक्योरिटी को लेकर के मैं चाहता हूं कि ये कितना बड़ा फील्ड बनता जा रहा है, जैसे जैसे डिजिटल बढ़ता जा रहा है उसके हिसाब से ये बड़ा हो रहा है। और साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी आएगी, और इस पे हमें बहुत ज़्यादा काम करना है। इसमें हमें ट्रेनिंग्स को बढ़ानी है, इसमें हमें फॉरेंसिक ट्रेनिंग को बढ़ानी है, साइबर सिक्योरिटी को फॉरेंसिक ट्रेनिंग। आप अपने कॉलेज में सर क्या वैल्यू एडेड कोर्सेज जो कराते हैं अपने स्टूडेंट्स को अपार्ट फ्रॉम करिकुलम, उसमें IT को ज़्यादा तरजीह देते हैं? आप मेरा कोई भी राइटअप देखिए, आप मेरा वेबसाइट चेक कीजिए, मैं हमेशा इंडस्ट्री रेडी सिलेबस की बात करता हूँ और इंडस्ट्री रेडी टीचिंग की बात करता हूँ। मैं BBA के साथ डिजिटल मार्केटिंग, बैंक PO प्रिपरेशन बाय करियर लॉन्चर, डिजिटल मार्केटिंग बाय डिजिटल स्कूल ऑफ इंडिया, उसके बाद आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड, टैली बाय टैली बैंगलोर, ये सारे इंडस्ट्री आके इंडस्ट्री पढ़ाती है। और 30 आवर्स का जो BBA का सिलेबस है उसमें 10 आवर्स इंडस्ट्री है एवरी वीक और 20 आवर्स यूनिवर्सिटी का सिलेबस है।
तो मेरा जो स्टूडेंट है वो ब्लेंड है इंडस्ट्री एकेडमिया का, और वो इंडस्ट्री रेडी है। उसी तरह से BCA में मैं बच्चों को वेब डिज़ाइनिंग, बेसिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज़ पाइथन देता हूँ, प्लस उसके साथ साथ मैं बच्चों को एडवांस जावा फुल स्टैक दे रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं बच्चों को 10 आवर्स के लिए ट्रेन करता हूँ। अभी हमने एक सुपर 40 का बैच बनाया है BCA में, उसको मैं बिजनेस एनालिटिक्स पे ट्रेंड कर रहा हूँ, और उसका मुझे अच्छी तरह ये कॉन्फिडेंस है, इंडस्ट्री के लोग आके ट्रेंड कर रहे हैं कि वो हमारे 40 बच्चे सुपर 30 सुपर 40 जो हैं, वो 40 बच्चे इंडस्ट्री में अच्छे पैकेज पे प्लेस्ड। मैं आऊँगा सर और क्योंकि देखूंगा, और मेरा भी कोई कंट्रीब्यूशन हो सके तो मैं उसमें ज़रूर आपको बुलाऊंगा, और मैं मुझे जान के ये खुशी हुई कि आप लोग ट्रेनिंग देते हैं और आपके डिजिटल मार्केटिंग में आपने धूम मचा रखा है। डिजिटल मार्केटिंग भी, साथ में साइबर सिक्योरिटी। हाँ, साइबर सिक्योरिटी मैं अपने बच्चों को इसलिए देना चाहता हूँ कि इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट GPT और जेमिनी के आने के बाद भी साइबर सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। देयर आर सर्टेन फील्ड, एनालिटिक्स की जरूरत पड़ेगी, देयर आर दिस व्हाट यू कैन से डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज एवरीथिंग इज डिजिटल टुडे। तो कुछ फील्ड्स ऐसा है जिसकी जरूरत बच्चों को आएगी, इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद, चैट GPT इतने सारे काम करने के साथ अशोक सर, एक चीज़ में जानना चाहता हूँ राजेश भाई, कि आप कैसे अपना सामाजिक कर्तव्य भी निभा रहे हैं। देखिए, मैंने पढ़ा कि नोफा में मैं आप कुछ अपार्टमेंट में रहता हूँ। मैं एक बहुत ही सिंपल आदमी हूँ, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग वाला आदमी हूँ। मैंने अपार्टमेंट में आने के बाद ये महसूस किया, नोएडा के अपार्टमेंट में, कि अपार्टमेंट्स का कोई एसोसिएशन नहीं है, कोई वॉइस नहीं है। जबकि अपार्टमेंट्स जो है स्टेट एक्सचेकर में रजिस्टर्ड रेवेन्यू सबसे ज़्यादा देता है। अब कोठी तो एक कोठी का रजिस्ट्री देता है, एक अपार्टमेंट 500 लोग जाके फ्लैट को रजिस्टर्ड करवाते हैं और 500 लोग गवर्नमेंट को रेवेन्यू देते हैं। तो अपार्टमेंट सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू में, गवर्नमेंट एक्सचेकर में। आज हमारे पास करीब 5 लाख फैमिलीज नोएडा, ग्रेटर नोएडा में अपार्टमेंट्स में रह रही है। इन 5 लाख लोगों ने अपने अपार्टमेंट्स को रजिस्टर्ड करवाया और स्टेट एक्सचेकर को रेवेन्यू दिया। लेकिन जब अपार्टमेंट्स की फैसिलिटी को आप आके देखते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको एक चीज़ बता दूं। तो ये आपका पर्सनल इनिशिएटिव था? पर्सनल इनिशिएटिव था सर। हम लोग 2-3 लोग पार्क में इकट्ठा हुए, उसमें 2 सिविल सर्वेंट थे, एक रिटायर्ड चीफ कमिश्नर कस्टम एक्साइज थे, और एक सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट JC कला सर थे, और एक MM माथुर सर थे। इन दोनों अब मिलके, हम लोग मिलके, और एक राजीवा सिंह, फिर मैंने उनको भी बाद में ले लिया, और हम लोग मिलके डिसाइड किया कि अपार्टमेंट का एक एसोसिएशन होना चाहिए। फिर हम लोगों ने 2010 यूपी अपार्टमेंट एक्ट्स को स्टडी किया। उसमें क्लियर कट ये मेंशन किया हुआ है कि दैट इज़ द 40 आर्टिकल नंबर 40, उसमें ये मेंशन किया हुआ है कि देयर शुड बी अ फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट्स एंड ऑल द RWAs, अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन, शुड बी मेंबर ऑफ दैट फेडरेशन। उस बेसिस पे मैंने फेडरेशन फॉर्म किया। जब मैंने फेडरेशन फॉर्म किया तो मुझे पता चला कि गाजियाबाद AOA फेडरेशन ऑलरेडी बन चुका है। उसके बाद हमने फॉर्म किया। आज हमारे 70 से ज़्यादा अपार्टमेंट के RWAs, AOAs हमारे मेंबर्स हैं, उसके सारे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी। तो इसके लिए समय कैसे निकालते हैं सर आप सब चीज़ों के लिए? अब उसकी मीटिंग होती है, उसमें मैं जाता हूँ, चूँकि मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हूँ। राजीवा सिंह जी हमारे प्रेसिडेंट हैं, और हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं, और हम लोगों ने मिलकर इसको फॉर्म किया। उसके बाद हमने हर अपार्टमेंट से लोगों को लिया। आज के डेट में आप किसी से बात कीजिए, वी आर एवरी डे, एवरी सेकंड डे इन नेशनल मीडिया, वी आर देयर। हम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अभी आप हाल फिलहाल में दुबई से भी कोई अवार्ड लेके लौटे हैं? हाँ, अभी हमने, चूँकि दिल्ली NCR में हम लोगों को बेस्ट प्लेसमेंट अवार्ड दिया गया हमारे कॉलेज को। चूँकि मैं इंडस्ट्री रेडी सिलेबस देता हूँ, तो हमारे 70 to 80%, मैं 100% कभी नहीं बोलूँगा, चूँकि 10% बच्चे तो IIT में भी नहीं प्लेस हो पाते हैं। 70 to 80% बच्चे हमारे प्लेस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री रेडी सिलेबस। सो मैं इंडस्ट्री रेडी सिलेबस में, मैं यूनिवर्सिटी सिलेबस और इंडस्ट्री के सिलेबस को। तो प्रोफेसर साहब, आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए, दिल खोल के बात करी, बहुत अच्छा लगा सर। IT पे बात हुई, इंडस्ट्री 4.0 पे बात हुई, इंडस्ट्री पे बात हुई, एकेडमिया पे बात हुई, उसके गैप के बारे में बात हुई सर, आपके पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में भी पता चला। जी, जी, जी। और आप कुछ करके गुजरने की मादा रखते हैं जी, और अपनी कैपेसिटी में कर रहे हैं। हमारा एसोसिएशन आपके साथ ज़रूर लंबा होगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत बधाई थैंक देना यू चाहता सर, हूँ। थैंक यू सर। तो ये थी मुलाकात प्रोफेसर राजेश सहाय के साथ, और इस तरह के एपिसोड्स लेके हम आपके लिए आते रहेंगे। मिलेंगे अगले किसी एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ।
देखते रहिए वी सर्व पॉडकास्ट।